तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 2 तक इंडियन इकोनॉमी को पढ़ चुके थे, चैप्टर 1। आज हम पार्ट 3 में हैं। ये जो नोट्स है ये आपको मिलेगा मेरी मोबाइल ऐप में, और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। आप उसको डाउनलोड करके रजिस्टर्ड कर लें अपनी क्लास के थ्रू। उसके बाद आपको ये नोट्स, ये वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पे भी सारी चीज़ें फ्री हैं। शुरू करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर रूल कर रहे थे उस टाइम पर हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, डैम्स, रेलवे, मतलब कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इनके मींस क्या थे, इनके क्या साधन थे और क्या अवेलेबिलिटी थी और कितना क्या टेक्निकली स्ट्रांग थे हम। अंडर द कॉलोनियल रूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप्ड। ब्रिटिशर्स के रूल में रेलवे, पोर्ट यानी बंदरगाह, समुद्री के रास्ते से जो जैसे रेलवे स्टेशन होता है, एयरपोर्ट होता है, वैसे ही जब समुद्र के रास्ते आना जाना होता है, आवागमन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहां पर जो स्टेशन होता है उसको पोर्ट कहा जाता है, बंदरगाह। वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राम, ये चिट्ठी पाती है ना, developed, but this development was not to provide basic amenities to the people but to subserve the colonial interest। मतलब ये बेसिक जनता के लिए नहीं था, पब्लिक के लिए नहीं था, ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए था कि ब्रिटिशर्स इसका बेनिफिट लें और ब्रिटिशर्स इसको किस तरीके से यूटिलाइज करें और सिर्फ उनका डेवलपमेंट हो सके, उनको कन्वीनियंट हो, उनके लिए सारी सुविधाएं हो सके, ये कोशिश होती रही। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए क्या था। तो ट्रांसपोर्ट के लिए रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वर बिल्ट primarily for the purpose of mobilizing the army within India and drawing out raw materials from the country side to the India। जो रोड डेवलप की गई वो वहां डेवलप की गई जहां से क्या हो सके, आर्मी का मूवमेंट हो सके, रॉ मटेरियल को खरीद करके रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जा सके और रेलवे स्टेशन से पोर्ट तक, पोर्ट से इंग्लैंड भेजा जा सके और इंग्लैंड से जो चीजें आती हैं वो इंडिया के अलग अलग डिफरेंट एरियाज में पहुंचाए जा सके। ये सिर्फ इतना डेवलपमेंट हुआ था। भारत के लोग इससे कोई बेनिफिट मिले ऐसा कोई भी काम नहीं होता था। There was always an acute shortage of all weather roads to reach out to rural areas। गांवों तक सड़कें नहीं थी, ना ही लोग वहां पर, और कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए तो उस टाइम पर भी लोग सफर करते थे क्योंकि कोई मींस ऑफ कम्युनिकेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन कुछ अवेलेबल नहीं होता था। रेलवे का भी डेवलपमेंट इतना ही हुआ। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन 1850 1850 में, और ये एक बहुत बड़ा कदम था। The railway affected the structure of the Indian economy in two important way। किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को डेवलप किया इन्होंने, मतलब रेवेन्यू जनरेट करने में किस तरीके से मदद की। इट इनेबल्ड पीपल टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड thereby break geographical and cultural barriers and help in integrating the nation। राष्ट्र को जोड़ने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, ज्यादा दूरी वाले क्षेत्रों में ट्रेवल करना, जियोग्राफी, अपने क्षेत्र से निकल के दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, ये सारी चीज फैसिलिटीज उन्होंने दी। द फोस्टर्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर था उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का भी काम इसने, रेलवे ने किया। गुड्स आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता था। द सोशल बेनिफिट विच इंडियन पीपल गेन्ड ओइंग to introduction of railway were outweighed by the country's huge economic loss on account of drain of Indian wealth to Britain as during the British rule। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या दिक्कत हुआ? सबसे ज्यादा रेलवे के लिए क्या होता था कि रॉ मटेरियल जितना भी था वो पूरा का पूरा इंग्लैंड को एक्सपोर्ट हो जाता था और इंग्लैंड से इंपोर्ट होके आता था फिनिश्ड गुड, और हमारा जो भारत का जो फिनिश्ड गुड था
उसके लिए कोई स्कोप नहीं बचता था, उसको अलाउड नहीं हुआ करता था। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट ये भी डेवलप हुए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस यूज के लिए होते थे? इनलैंड ट्रेड और सी लेन्स बनाई गई, जिससे विदेशों में माल पहुंचाया जा सके, रॉ मटेरियल, और वहां से फिनिश्ड गुड लाया जा सके और भारतीय बाजारों में बेचा जा सके। इसका डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ कि भारत की जनता उसका यूज कर सके और अपना डेवलपमेंट कर सके। कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन वगैरह, मोबाइल वगैरह, ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी। फिर भी कुछ अटेम्प्ट किए गए 1852, 1852, 1853 में इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ भी जनरेट किए गए, चिट्ठियों का आदान प्रदान शुरू हुआ। लेकिन जो टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोबाइल, आज की जो दुनिया में टेक्नोलॉजी है वो तब नहीं थी। चिट्ठियां चलती थी, टेलीग्राम भी चलता था इलेक्ट्रिक, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के लिए हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स के लिए हुआ करते थे। उनका कम्युनिकेशन और उसका एडमिनिस्ट्रेशन इफिशिएंट डेवलप करने के लिए किया जाता था। इंडियन के लिए वो चीजें नहीं होती थी। Causes of infrastructural development. The main reason to develop infrastructure was to serve the colonial interest. क्यों डेवलप किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर? किस लेवल तक डेवलप किया गया? इस लेवल तक डेवलप किया गया कि अंग्रेजों को बेनिफिट हो और उनके इंटरेस्ट के सारे काम हो सके, वो अपने कम्युनिकेट सकें, वो अपनी सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके, वो रॉ मटेरियल खरीद के फॉरेन भेज सके इंग्लैंड, और इंग्लैंड से इंपोर्ट करें फिनिश्ड गुड, और वो भारतीय बाजारों में इधर उधर पहुंचा के बेच सके, पैसा कमा सके। भारत में जितने भी अच्छी अच्छी चीजें थी, गोल्ड, मेटल, ये सारी चीजें उठा करके इनको विदेशों में ले जाया जा सके, सिर्फ इसलिए डेवलपमेंट किए गए थे। इसलिए नहीं किया गया था कि इंडियन पीपुल या फिर इंडियंस को या फिर भारत की इकोनॉमी को डेवलपमेंट किया जा सके। अंग्रेजों ने सिर्फ इसलिए डेवलप किया, उनका प्रॉफिट देखा उन्होंने और उनको सुविधाएं देख करके सारा का सारा डेवलपमेंट किया। अच्छा, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आए इंडिया के अंदर, और पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आया? पहला, सम ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया आर कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। खेती का कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, ये एक था। मतलब हम पहले सिर्फ खाने पीने की चीजें उगाते थे जिससे हमारा जीवन यापन हो सके। धीरे धीरे लोगों ने क्या हो गया, सरप्लस प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और ऐसी खेती करना शुरू कर दी जिससे उनको दो चार पैसे भी मिल सके, उनकी इनकम जनरेट हो सके और वेल्थ भी उनकी डेवलप हो सके। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, भले ही रोड सड़कें बनी पर सड़क बन गई, रेलवे बन गया, तो ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेज उठा के ले गए, बजरंग बली थे वो कि सड़क उखाड़ के ले गए। बना दी तो आज भी बनी हुई है और उनका भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यूज भारतीय लोग भी करते थे। टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये जो चीजें उन्होंने डेवलप की, लैंड ऑर्डर जो मेंटेन कराया, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए बेनिफिटेड थी। भले उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन आजादी के बाद तो एक हेल्पफुल चीज थी। चेक ऑन फेमाइंस, developed means of transportation and communication help in regulation of food supply and medical help during the famines or any other natural calamity। जब ये सड़कें बनी, रोड बनी, आवागमन के साधन हुए, सूचनाओं के साधन हुए, तो इन चीजों ने भी क्या किया, कहीं ना कहीं जब नेचुरल कैलामिटीज हुई, बाढ़ आई, भूकंप आया, तो इस समय पर खाना एक जगह से दूसरी जगह, फूड, ग्रेन्स, रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड पहुंचाने के काम में आता था। मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज शुरू किया। पहले क्या चलता था, बार्टर सिस्टम, जिसमें चीजों, एक सामान दे दो दूसरा सामान ले लो। धीरे धीरे अंग्रेजों ने इसको मॉनिटरी सिस्टम कर दिया, मनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया, बार्टर सिस्टम को थोड़ा सा कम कर दिया। तो इससे क्या होना शुरू हो गया, लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिलने लगा, उनकी इनकम होने लग गई, मनी जनरेट होने लग गई, जिससे स्टोर वैल्यू ऑफ मनी, लोगों ने मनी को स्टोर करना सीख लिया ताकि फ्यूचर सेविंग की जा सके और फ्यूचर में चीजों को पैसे, वेल्थ अपनी बढ़ाई जा सके। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिशर्स का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप था, लिजेसी थी जो इनकी, वो इफेक्टिव वर्क करती थी। कल्चर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, दिस सर्व्ड एज ए रेडी रेकनर फॉर आवर पॉलिसी प्लानर्स एंड पॉलिटिशियंस। उन्होंने जो रूल्स बनाए थे, रेगुलेशंस बनाई थी, गाइडलाइंस बनाई थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया था, एज इट इज वो हमारे काम आ गई आजादी के बाद।
और इससे हमें हेल्प मिली और आसान था देश को उस टाइम पर आजादी के समय चलाना। इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब यदि आप इसमें से कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं, फोन करके, मैसेज करके, या जो भी है, टोटल फील फ्री करें आप, बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। हालांकि ये हिस्ट्री है, आप इसको गूगल में भी सर्च करेंगे तो भी ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। फिर भी हम कुछ एक आध और चीजें देखते हैं। अब हम कुछ दूसरा देखते हैं। एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के रूप में इस चैप्टर को हम देख लेते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन के रूप में इंडियन इकोनॉमी ऑन द क्लास 12th। तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स से पहले कैसी थी, ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के रूल करने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी? तो एग्रीकल्चर वाज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपुल। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, प्रीसियस स्टोन्स वर्क वर डेवलप्ड। इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स वर वर्ल्ड फेमस एज दे वर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। तो अंग्रेजों के रूल से पहले इंडियन इकोनॉमी जो थी उसमें सबसे ज्यादा जो चीज था वो था, तीन चीजें थी, वो थी एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट और हैंडीक्राफ्ट में क्या, कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, मेटल्स, प्रीसियस स्टोन्स। ये जो तीन चार चीजें थी, इनमें हम विश्व में सबसे ज्यादा फेमस थे और सबसे अच्छी क्वालिटी की हमारे पास चीजें हुआ करती थी। एग्रीकल्चर मेन था, इकोनॉमिक एक्टिविटी मेन थी। 75% लोग, 85% पब्लिक गांव में रहती थी और लगभग 75% लोग खेतीबाड़ी पर डिपेंडेंट थे और खेतीबाड़ी ही किया करते थे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी काफी डेवलप्ड थी और हम दुनिया में सबसे अच्छे इसके एक्सपोर्टर थे और सबसे अच्छी क्वालिटी हम बनाते थे, प्रीसियस स्टोन्स वगैरह हम बनाते थे। उसके बाद मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो ब्रिटिश रूल था वो मेन पर्पस क्या था? सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज और प्रोवाइड मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। वो क्या करते थे? रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, सिल्क यहाँ से ले जाते थे, विदेश में ले जाते थे ब्रिटेन, और वहां से फिनिश्ड गुड ला करके ये हमको इस तरह से चंगू मंगू चीजें देते थे। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एस्टिमेट इंडियन जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पर कैपिटा इनकम और जीडीपी इसका मेजरमेंट नहीं किया कि भारत की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, साल भर में भारत का क्या इनकम है या यहाँ पर कितना प्रोडक्शन होता है, इसका कोई एस्टिमेशन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि प्रोडक्शन होने ही नहीं देते थे, सिंपली रॉ मटेरियल उठा के लेके चले जाते थे। सम इंडिविजुअल लाइक, और पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम कितनी हो रही भारतीयों की, ये भी वो नहीं देखते थे, उनसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कुछ इंडियंस ने इस पर कदम उठाए, जैसे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडली श्रीरास, वी राव एंड आर.सी. देसाई। इन्होंने कुछ एफर्ट किए जिसमें से वी राव का जो एस्टिमेट था वो सबसे अच्छा माना गया और थोड़ा सा बहुत रियलिस्टिक था। इनकमिंग ग्रोथ रेट इन्होंने लेस देन 2% माना था और पर कैपिटा इनकम 0.5% था। 0.5%, आप सोच लीजिए, हर व्यक्ति की इनकम मान लीजिए
यदि देश की इनकम एक लाख है तो आदमी की इनकम सिर्फ 50 पैसे ही होती थी। अब सोचो आप किस तरीके से लोग जीते होंगे उस टाइम पे। फिर मोस्ट ऑफ द अब साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। कुछ साइलेंट फीचर्स क्या थे? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव वाज वेरी लो, सबसिस्टिंग एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, मेथड ऑफ प्रोडक्शन वर प्रिमिटिव। पुरानी थी, पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से ही प्रोडक्शन होता था। और क्या होता था कि जो प्रोडक्शन होता था वो टोटली मौसम पे डिपेंड करता था। भगवान बारिश हुई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और कोई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी। फार्मिंग वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, कोई टेक्निकल एक्सपर्टाइजेशन नहीं था, कुछ नहीं था। टोटल ओल्ड एक ट्रेंड जो था वही चला आ रहा था। मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड वर ओन्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स। और अंग्रेजों ने क्या करा था, जितने भी जमीनें थी वो गरीबों से सब लेकर के कुछ जमींदार अपॉइंट कर दिए लैंडलॉर्ड, और उनको दे दिया। और वो क्या करते थे, फिर गरीब लोगों में बांट देते थे उस जमीन को, और उनसे खेती कराते थे और उनसे लगान के रूप में पैसे ले लिया करते थे। और ये इग्नोर करते थे कि क्या प्रोडक्शन लेवल है, उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ किया जाए। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ खून चूसने का काम होता था। एग्रीकल्चर सेक्टर कुछ इस तरह से था। खेती बाड़ी मजदूर काम करते थे ये, और अंग्रेज इनका निरीक्षण करते थे। और जैसे ही वो प्रोडक्शन लेके आते थे तो ये सारा अनाज वगैरह लेके वो लोग चले जाते थे और लोगों को मारते पीटते अलग थे। कॉजेस ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर स्टेग्नेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। एक जमींदारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और जो सरप्लस था वो ना बचना लोगों के पास, रॉ मटेरियल का ब्रिटेन चले जाना और ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड आना, तो लोगों की इनकम नहीं होती थी, इसलिए इसमें बहुत कमी थी। फिर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती थी। सब इलिटरेसी इतनी थी कि लोगों से कोई टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना ही नहीं होता था। कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं होता था। जो रेगुलर गोबर खाद होता था वो डल जाता था बस। और फार्मर्स के पास कोई मॉडर्न कल्टीवेशन का कोई साधन नहीं होता था, बस वही हल चलाना होता था, जिसमें समय टाइम कंज्यूमिंग हुआ करता था। उसके बाद जमींदारी सिस्टम जो थी, जमींदारी सिस्टम वाज एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इस सिस्टम में क्या होता था, जमींदार को जमीन का मालिक बना देते थे और वो फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देता था। और वो जमीन क्या करता था कि लोगों को खेती करने के लिए जमीन दे देता था और उनसे फिक्स अमाउंट ले लिया करता था, चाहे उतना प्रोडक्शन हो या ना हो। उसके बाद इस सिस्टम में क्या हुआ था, द लाइफ ऑफ पीजेंट्स वाज मिजरेबल, दे हैड टू पे हैवी रेंट टू द जमींदार। उनका जीवन इतना दुर्भर हो जाता था कि जो भी बेचारे प्रोड्यूस करते थे वो सब जमींदार को दे देते थे, और वो जमींदार उठा करके ब्रिटिशर्स को दे देता था। उनके पास सरप्लस ही नहीं बचता था, खाने को ही नहीं रहता था, तो कि वो खेती बाड़ी में क्या लगाते बेचारे। प्रॉफिट फ्रॉम एग्रीकल्चर वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ जमींदार। और पूरा खेती का सिस्टम जमींदार को चला गया, पूरी ओनरशिप चली गई, सिर्फ किराए के रूप में लोग। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग, जो खेती थी उसका कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, यानी जो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होता था उसकी जगह पर ऐसी चीजें प्रोड्यूस होने लग गई जिसको कॉमर्शियलाइज कर किया जा सके। कैश क्रॉप्स जैसे इंडिगो, कॉटन, नील, है ना, कॉटन कपड़े, रुई, सुगर केन, गन्ना, इनकी खेतियां होने लगी जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सके। गेहूं, चावल, ये सब चीजें जो होती हैं इनका कल्टीवेशन थोड़ा सा हिसाब से किया जाता था कि सिर्फ खाने के लिए हो। और ये इतनी महंगी भी नहीं थी, सस्ती हुआ करती थी। जो महंगी होती थी उनको अंग्रेज सब उठा ले जाते थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर कुछ है इस तरीके से था। ये धूल, धुआं, धक्कड़, ये बुनकर लोग हाथ से ऐसा बुनते थे। अब तो मशीनें डेवलप हो गई, इतनी इंडस्ट्री लग गई। मेन फीचर्स ऑफ इंडियन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब क्या था, द ब्रिटिश फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया। उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, मतलब यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको खत्म कर दो और यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर ब्रिटेन चले जाओ।
सिर्फ फीडर इकोनॉमी बना दिया हमको उन्होंने। फीडर मतलब जिससे आप काम की चीजें ले लो, आपकी जरूरत की सामान ले लो और निकल लो वहां से। उनके पास कोई सरप्लस, कोई पैसा, कोई इनकम का सोर्स मत छोड़ो, ये उनका एकमात्र उद्देश्य था। थोड़ा सा रिवीजन दे रहा हूँ क्योंकि इसके पहले पार्ट में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है मामला। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर करके ये सारी चीजें नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और आपको ये नोट्स चाहिए तो आप फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वहां से नोट्स के सेक्शन में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर वेरी लो इन इंडिया, द गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी स्टेप फॉर, बस वही जो अभी तक बात की, कैपिटल गुड्स नहीं थे, रॉ मटेरियल नहीं थे, कम्युनिकेशन नहीं था, रोड फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन, फैक्टर्स क्या था? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी और कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी मतलब वो इंडियन से क्या करते थे? टैक्स लेते थे, टैक्स लगाते थे, हैवी टैक्स लगाते थे, लेकिन जो ब्रिटिश गुड्स हुआ करता था उस पर वो टैक्स चार्ज नहीं करते थे, फ्री ऑफ टैक्स हुआ करता था। इसलिए उनकी चीजें सस्ती होती थी और इंडियन चीजें महंगी होती थी। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या करा? इंडियन चीजें खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि पैसा पहले ही नहीं होता था और चीजें भी महंगी होती थी। तो इसलिए धीरे धीरे लोगों ने ब्रिटिश जो मार्केट था उसने कैप्चर कर लिया हमको। लॉस ऑफ इंटरनेशनल डिमांड, भाई क्वालिटी नहीं बची, क्वालिटी नहीं बची, चीजें महंगी हो गई तो लोगों ने खरीदना भी बंद कर दिया, नेशनली और इंटरनेशनली। नया पैटर्न डिमांड का आ गया, ब्रिटिश फ्लेवर्ड गुड्स लोग पसंद करना लग गए, चमक धमक की दुनिया हो गई। रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ जो सिर्फ इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया में होता था, और वो भी किस लिए होता था? कि अंग्रेजों के लिए। लॉस ऑफ पेट्रोनेज मतलब जो राजा महाराजा ये जो रीति रिवाज थे, जो हैंडीक्राफ्ट मेन इंडस्ट्री थी, इसको धीरे धीरे खत्म कर दिया। फॉरेन ट्रेड चाइना, श्रीलंका, पर्सिया, इनका शुरू हो गया। सिल्क, जूट, कॉटन, सुगर, इंडिको, ये जो भी होता था रॉ मटेरियल पूरा एक्सपोर्ट हो जाता था और वहां से फिनिश्ड गुड इंपोर्ट होता था। और यहाँ से हम भारतीय लोग क्या करते थे? सिल्क, कॉटन, सुगर, इंडिको, जूट, ये सारी चीजें के इतने बड़े एक्सपोर्टर थे कि हम हमेशा फेवरेबल में थे, यानी सरप्लस में थे, यानी हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे और इंपोर्ट कम करते थे। लेकिन ये सारा पैसा किसके पास जाता था? ब्रिटिशर्स के पास। इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल था उस टाइम पे, हम सरप्लस मेंटेन करते थे और हम हमारे सारे एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर मीट कर लिया करते थे। इंपोर्ट हम इनविजिबल आइटम्स का करते थे, यानी सर्विसेज का करते थे, विजिबल आइटम यानी गुड्स का नहीं करते थे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक ओवरऑल लिटरेसी रेट 16% था, डेथ रेट बहुत ज्यादा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी नियरली 218 पर 1000 था। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब ये होता है कि एक बच्चा जन्म लेने के बाद वो साल भर जीवित रहता है तो उसको कहा जाता है, यदि साल भर के अंदर ही मर जाता है तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। और वो कितना था? 1000 में से 218 बच्चे ऐसे होते थे कि पैदा होने कर साल भर नहीं जीते थे, उससे पहले ही मर जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको कोई प्रोटीन, विटामिन, आयरन कुछ मिलता ही नहीं था। आदमी के पास खाने पीने की चीजें ही नहीं हुआ करती थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम था, सिर्फ लोग 44 साल की उम्र तक ही जीते थे। इन द ईव ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 इज कंसीडर, यहां से जो है तो हमारे हालात थोड़ा सा सुधरने शुरू हुए जब हमने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। जो आपने 9th-10th के ये में हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उनके गुड्स की होलियां जलाई गई गांधी जी और बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो वहां से थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ, भगत सिंह जी के प्रयासों से थोड़े बहुत सिनेरियो चेंज हुए और हमारे हालात भी थोड़े अच्छे होना शुरू हुए। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब 70 से 75% इंडियन थे और 10% से भी कम सर्विस सेकेंडरी था और 15-20% लोग सर्विस सेक्टर में हुआ करते थे। यानी मतलब सबसे ज्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर पर डिपेंड हुआ करता था। मद्रास बंगाल प्रेसिडेंसी चलती थी, जो राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर सिर्फ के खेती था और यही डेवलप्ड होता था, यही सब कुछ चीजें होती थी। उसमें भी जब हमारा डिवाइडेशन हुआ तो सब निकल लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देखिए, रेल मतलब ये टेलीफोन का इस तरीके से था, रेलवे का ऐसा कुछ था, हवाई जहाज थे और आवागमन के लिए
ये घुड़सवारी यूज होती थी और ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक सम स्टेप्स टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, कुछ उन्होंने जैसे रेलवे, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, टेलीग्राफ्स, चिट्ठियां ये चलाना उन्होंने शुरू किया, लेकिन उसमें भी बेनिफिट वहां पर वो लोग करते थे जहां पर ब्रिटिशर्स अंग्रेजों को फायदा हो सके। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे 1850 में इंट्रोड्यूस की, प्रमोशन किया, जिसको रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यूज करते थे, कॉमर्शियल यूज ज्यादा होता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस रेलवे की फैसिलिटी ने लोगों को जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है उसको कवर करने में हेल्प की, लोग आसानी से इधर उधर आना जाना शुरू हो गए, और जो थोड़ा बहुत तो इंडियंस को भी बेनिफिट हुआ, बट मेन बेनिफिट जो था वो अंग्रेजों का ही हुआ करता था। इस तरीके से उस टाइम पर लोग रेलवे में चढ़कर जाते थे, ऊपर की सीटों में भी बैठ करके, और इतनी भीड़ हुआ करती थी क्योंकि इतना ज्यादा नहीं था। फिर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश रूल का क्या था? पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने कॉमर्शियलाइज कर दिया, रेलवे, टेलीग्राफ, बार्टर सिस्टम को खत्म करके कैश सिस्टम कर दिया। हमारी इकोनॉमिक जो थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन जो था, लॉ एंड ऑर्डर था, वो थोड़ा स्ट्रांग हुआ, और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया जिससे इंटेलेक्चुअल और थोड़ा सा लोगों का पढ़ाई लिखाई का भी थोड़ा सा डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। इंडियन इकोनॉमी के साइलेंट फीचर्स ये थे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर थे, बहुत ज्यादा बैकवर्ड था, टेनियर सिस्टम था, मतलब किराए का सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम थी, ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज थी वो खत्म कर दी गई धीरे धीरे, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और बहुत बैकवर्ड थी, वो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत हाई थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वेरी कम थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, 1000 में 218 में निपट जाते थे, एज 44 साल ही थी, इस तरीके से था। लेकिन कुछ क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में था, हम सरप्लस यानी हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट कम करते थे, लेकिन कॉमर्शियलाइज था, और सबसे ज्यादा ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। अब इसको कचरा कैसे किया ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया? सर्व द ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम किया कि ब्रिटिशर्स का काम हो सके, उनको ही सब कुछ बेनिफिट मिले, भारतीयों को ना मिले, ये एकमात्र उनकी कोशिश होती थी। इंडियन एक्सपोर्ट सरप्लस था, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस रूल फाइट वॉर इनमें यूज करते थे, वो जो भी सरप्लस होता था, हैवी टैक्सेस लगाते थे भारतीय लोगों पे, और उन पर गोल्ड ऑर्नामेंट प्रीसियस स्टोन को ब्रिटिशर्स ले जाते थे यहाँ से, उनको वहीं बेच देते थे, और जो प्रॉफिट होता था वो इंडियन मार्केट से उठा करके वो खुद सब रख लेते थे, लोगों के पास बचता ही नहीं था। इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या थे? यही जो बैकवर्डनेस था इसको बढ़ाना, कॉटन इंडस्ट्री को मेंटेन करना, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो बैकवर्ड थी उसको डेवलप करना, जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा गरीब थी इसको थोड़ा सा स्टारवेशन डेथ्स, मतलब इनकी भुखमरी दूर करना, इनकी गरीबी दूर करना, एक थोड़ा सा उद्देश्य था ये। फिर आया अनएम्प्लॉयमेंट वाज मेजर प्रॉब्लम था, अनएम्प्लॉयमेंट, लेबरर्स रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड, लेबर मैक्सिमम इलिटरेसी थी, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी अनबैलेंस्ड हो गया, क्योंकि टोटल खेती होती थी, बाकी सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होता था। इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश होता है। आप इसको रिवाइज कर लें, कोई आपको डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।